दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत की कलई जिस दिन खुल गई तो फिर मानकर चलिए, क्या बीजेपी और क्या संघ परिवार, क्या प्रधानमंत्री मोदी और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक झटके में सभी ढहते चले जाएंगे। और बीते 12 बरस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बरस अगले बरस हो जाएंगे योगी के मुख्यमंत्री बने हुए, और 16 बरस पूरे हो चुके हैं सर संचालक मोहन भागवत को। लेकिन इस दौर में क्या कुछ हिंदुत्व की सोच के साथ हुआ, या फिर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर जो सियासी राजनीतिक प्रयोग हुए, उन सब की गांठें खुलती चली जाएंगी और शायद थामना मुश्किल हो जाएगा। यानी पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति का अनूठा सच यही है कि दरअसल विपक्ष कहीं नहीं है, लेकिन विपक्ष की अनुपस्थिति या उस शून्यता के बीच वही हिंदुत्व है जो हिंदुत्व के नारे के साथ सत्ता में आए। उसी हिंदुत्व के खिलाफ वही हिंदुत्व खड़ा है जिसने आंदोलन किया, छेड़ा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए। इसी पूरी प्रक्रिया में वही सनातनी है, वही भगवा वस्त्र है, वही संघ की धारा और विचारधारा है जिसमें उसने किसी बीजेपी के नहीं बल्कि हिंदू वाहिनी के वाहक योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू महासभा से निकले, मठ में थे, वहां से निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया। और दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो संघर्ष की परिस्थितियां शुरू हुई उसको तो हर कोई देख रहा था, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति में जब शंकराचार्य ही खड़े हो गए और उन्होंने घोषित कर दिया कि असल में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हिंदू ही नहीं है, और 20 दिन पूरे हो गए और अगले 20 दिनों के बाद लखनऊ कूच करेंगे, सन्यासियों का जमावड़ा होगा, साधु संत होंगे, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, विधायक, अध्यक्ष, पदाधिकारी सभी होंगे। क्या होगा उसके बाद? शायद यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार संघ परिवार या कहें सर संचालक को भी लगने लगा कि जो ताना बाना उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अयोध्या मार्ग के जरिए बुना, या फिर इस देश में जिस कमंडल की सियासत को साधा गया वो देवरस का दौर था, लेकिन अब बात तो मोहन भागवत तक आ गई है, संभाले संभल नहीं रहा है। हिंदुत्व को पूरे तरीके से आईना दिखाने के लिए हिंदुत्व ही तैयार है। मुख्यमंत्री को आईना शंकराचार्य दिखला रहे हैं, शंकराचार्य के साथ मुख्यमंत्री के दोनों डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री खड़े हो गए हैं। सरसंचालक मोहन भागवत समझ नहीं पा रहे कि रास्ता निकले तो कैसे निकले, और अगर वाकई सब कुछ ढह गई और एक क्षण के लिए अगर आप प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी के दौर में क्या कुछ हुआ और उत्तर प्रदेश में योगी के दौर में क्या कुछ हुआ, या फिर सरसंचालक रहते हुए मोहन भागवत के दौर में स्वयंसेवक नहीं बल्कि संघ के 40 संगठनों की हालात कैसी हो गई, अगर सबको परखना शुरू कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। शायद इसीलिए यह सबसे बड़ी गांठ जो अभी तक बांधे हुए है सत्ता की खातिर सभी को, वही सत्ता के सामने अब नई चुनौती है कि आने वाले वक्त में कौन होगा, कौन है दिल्ली में दूसरे नंबर का शख्स, कौन है उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प, कौन है संघ के भीतर मोहन भागवत के बाद सरसंचालक बनकर संघ को संभालने और पुरानी परिस्थितियों में लौटाने की सोच रखने वाला कोई है या नहीं है। यह परिस्थिति एक झटके में, खास तौर से प्रयागराज की घटना जहां पर एक बटुक की चोटी को एक पुलिस वाले ने पकड़ा और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी थी, और यह संदेश खुले तौर पर चला गया कि योगी आदित्यनाथ अब पुलिस प्रशासन के आश्रय सत्ता चलाते हैं। लेकिन बात तो अब उसके आगे की है। क्यों आगे की है? हमें लगता है शुरुआती दौर में कुछ चीजें आप पहले परख लीजिए, फिर एक एक चीज सामने आनी शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब रहे तो बीजेपी गर्त में चली जाएगी और आने वाले वक्त में बीजेपी की स्थिति और बुरी हो जाएगी। यह सवाल बीजेपी के भीतर का है। भागवत अब बने रहे तो संघ की रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने परिस्थितियों को नहीं संभाला, संगठन संभाल नहीं पाए, बीजेपी का अध्यक्ष अपने तरीके से बना दिया गया, वह कुछ कह नहीं पाए, और नई परिस्थिति में
योगी के खिलाफ दिल्ली जिस तरीके की मंत्रणा करती है उसमें संघ है कहां पर, और देश के भीतर के वो तमाम संगठन जो विचारधारा और मुद्दों की लड़ाई के लिए जाने जाते थे वो तो गायब हो गए। योगी और शंकराचार्य के युद्ध में कौन कहां पर खड़ा है अब इसको हर कोई तय करने लगा है, राजनीति के भीतर और बाहर दोनों तरफ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, एक ओबीसी है दूसरे ब्राह्मण हैं, शंकराचार्य को लेकर वो ढाल बनना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आने वाले वक्त में उनकी राजनीति में और ज्यादा उफान और तेजी आ जाए और उनके पीछे बीजेपी और संघ खड़ी हो जाए। यहां भी उलझन है। दिल्ली दरबार शंकराचार्य के पक्ष में तो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब तक सामने खड़े हैं तो फिर वो क्या करे, कैसे करे, किस रूप में करे। अब यहां पर सवाल है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कौन है। योगी तो वाकई हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के जरिए अपनी पहचान बना पाए थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक भी तो मायावती के साथ हुआ करते थे, वहां से निकल कर आए थे, और केशव प्रसाद मौर्य अशोक सिंघल के साथ रहा करते थे, वहां से निकलकर उनको कैसे साधा गया और एक झटके में मंडल के बाद कमंडल की राजनीति के जरिए जो उफान पकड़ा वो धीरे धीरे दोबारा से मंडल की राजनीति के आसरे ही बीजेपी को साधने लगी, और देश को पता चला प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। और धर्म और राजनीति के इस बीच में झूलती हुई बीजेपी और संघ परिवार को कभी समझ ही नहीं आया, जिस दिन सत्ता खिसकी और उसकी वजह विपक्ष नहीं आपस में टकराना होगा तब बचेगा क्या। यह सवाल पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर खड़ा हो चला है, और संघ को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर जिस दिशा में बढ़ रही है, सत्ता बचाने के लिए एक वक्त वह डेवलपमेंट का जिक्र करती थी, उसके बाद उसने जाति का रास्ता पकड़ लिया, और उसके बाद आपस में ही सनातनियों का शोर मचाते हुए भिड़ते और लड़ते नजर आने लगे, जो कि पराकाष्ठा शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उससे उभरकर सामने आ गया। और इन सब परिस्थितियों में क्या वाकई विपक्ष खामोश है, या वो कुछ कहेगा या नहीं कह रहा है। ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव भूल चुके हैं पीडीए। अखिलेश यादव बहुत शोर एसआईआर पर भी नहीं मचा रहे हैं। एसआईआर के लिए उनके जमीनी कार्यकर्ता अपने तौर पर अपने वोट बैंक को वोटरों की शक्ल में तब्दील होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पीडीए का मतलब बहुत साफ होता है, पीडीए के जरिए अपर कास्ट को वो इग्नोर करते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें लग गया कि बहुत कम वोट चाहिए उन्हें, और जरा से वोट अगर ऊंची जाति और उसमें ब्राह्मणों के बिखर गए जो बीजेपी के साथ हमेशा से रहे हैं, अगर इस बार वो बिखर गए जिस अंदाज में शंकराचार्य निकल पड़े, और शंकराचार्य के पक्ष में दोनों डिप्टी सीएम को आना पड़ा है, और भागे भागे मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंचकर रात में मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ, सुबह मुलाकात ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ, यह मैसेज बड़ा है, तो फिर खुले तौर पर यह कहने से अब अखिलेश भी चूक नहीं रहे हैं कि शंकराचार्य को लेकर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, कैसे बदनाम कर रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा त्रासदीदायक तो कुछ हो नहीं सकता है। यह परिस्थितियां कोई आसान बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन पहली बार सवाल बीजेपी और सत्ता का नहीं है, पहली बार जिक्र उस विचारधारा का है जिसकी जमीन पर खड़े होकर, चाहे वो प्रोपेगेंडा ही सही, लेकिन उसके आसरे सत्ता तो मिल जाती थी, और एक हथियार के तौर पर इस देश के हिंदुओं को एक साथ खड़ा करने की कोशिश तो होती थी, और उस पर सत्ता की मलाई हर किसी को मिलती चली गई। शायद इसीलिए पैसा, पूंजी, उसके आसरे राजनीति, जाति, वोट बैंक, उसके आसरे राजनीति, पुलिस प्रशासन, उसके आसरे गवर्नेंस, और इन सब के बीच हर रास्ते को कैसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रयोग में धराशायी किया गया, हमें लगता है आज इसको परखना होगा। परखना इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, 12 साल होने को आ रहे हैं, और हमने कहा योगी आदित्यनाथ भी अगले बरस 10 साल पूरे हो जाएंगे बतौर मुख्यमंत्री, 16-17 बरस तो मोहन भागवत जी को भी हो जाएंगे सरसंघचालक। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस रूप में किया, और किस स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की सियासत जा चुकी है,
हमें लगता है एक दृश्य देखना चाहिए। पहली बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लगा घर में बुलाते हैं बटुक, जो बाल बटुक होते हैं, जिसको बटुक के तौर पे जाना जाता है, उनको घर पे बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, कुछ दान दक्षिणा दी जाए और उसके बाद कहा जाए कि जिस बटुक की चोटी खींची गई थी प्रयागराज में जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए निकले थे, उससे बड़ा पाप तो कुछ नहीं था, तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए, इस क्षमा के लिए यह सारी परिस्थिति कर रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उसी दिन यह सब कुछ किया जिस दिन सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी लखनऊ में थी। 2 दिन का प्रवास था। संघ के भीतर भी खलबली है कि जिस रास्ते उत्तर प्रदेश को एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर खड़ा किया जा रहा था और इसीलिए एक भगवा वस्त्र पहने हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे पूरा संघ परिवार खड़ा हो गया, दिल्ली से टकराने तक के लिए खड़ा हो गया। अब उसी मुख्यमंत्री को लेकर शंकराचार्य भिड़े हुए हैं और शंकराचार्य के साथ राज्य के डिप्टी सीएम भी खड़े हो गए हैं। तो फिर इस सियासत को थामेगा कौन और जब किला ढहेगा तो फिर उसे बचाएगा कौन? लेकिन इन सब के बीच, इन सब को देखते हुए शंकराचार्य ने कहा कि अपनी पसंद के बटुक बुला लिए, चंदन लगा लिए, यह राजनीति है। जिस बटुक की चोटी खींची गई उसके पास जाते तो कुछ बात भी होती, लेकिन खैर हम तो मानते ही नहीं हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं और इसके लिए 20 दिन पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम निकाला था और संयोग से आज एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें खुलेआम ऐलान है कि अब 11 मार्च को हम लखनऊ जाएंगे, क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं स्वयं को असली हिंदू सिद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए 40 दिन के अल्टीमेटम में 20 दिन कल पूर्ण हो गए। पर इस समय भी आदित्यनाथ ने अभी तक अपने हिंदू होने का कोई संकेत दिया ही नहीं है, अपितु काल नेमी होने के संकेत मिले हैं। बात यही नहीं रुकी। इस प्रेस रिलीज में हर बात का जिक्र है। यह भी कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से गोहत्या हो रही है उसमें उन्होंने भारत सरकार के पशु गणना का डाटा लिख दिया और कहा कि बंगाल में, उस बंगाल में जिसको लेकर बीजेपी राजनीति साधती है और कहती है कि देखिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, तो इस प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बंगाल में गोवंश की संख्या 15.18% बढ़ गई और उत्तर प्रदेश में गोवंश की संख्या 3.93% कम हो गई। इतना ही नहीं, यह भी लिखा गया कि इस देश के भीतर सबसे ज्यादा कसाई खानों को सुविधा कहीं मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश है और भारत से जो कुल मांस का निर्यात होता है उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 43% है, 43% है। और फिर यह भी लिखा कि खुद को हिंदू तो साबित योगी आदित्यनाथ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भाजपा की जो प्रतिष्ठा है उसको बचा रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेता प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, लेकिन सब कुछ धूमिल हो चुका है और अब वो 11 तारीख को लखनऊ की तरफ मार्च करेंगे जहां पर तमाम संत होंगे, तमाम सनातनी होंगे, बीजेपी के पुराने विधायक और अध्यक्ष भी होंगे। यह मैसेज इतना बड़ा हो चला है कि इसके साथ अब खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए शंकराचार्य ये कहने से चूक नहीं रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा काबिल लोग उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, मौका मिले तो बेहतरीन काम करके दिखा देंगे। जो प्रेस रिलीज जारी हुई और जो शंकराचार्य ने कहा, देख लीजिए, सुन लीजिए।
आप क्या समझते हो? ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने गढ़ ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे। तो क्या बीजेपी या योगी आदित्यनाथ इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस 80-20 का खेल खेल रहे थे, यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमान, अब उसे संग भी साध नहीं पाएगा और राजनीति बिखर जाएगी और बीजेपी ने बनाई गई अपनी प्रयोगशाला पर खुद ही अपने उस प्रयोगों को ही धराशायी कर दिया जिस प्रयोग के तहत अभी तक शंकराचार्यों का मान सम्मान बीजेपी के साथ जुड़ा रहा और शंकराचार्य भी बीजेपी की पार्टी को खुद के साथ जोड़े रहे, संघ परिवार को जोड़े रहे। लेकिन क्या वाकई शंकराचार्य को भी निमंत्रण दिया गया था जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, या वह भी निमंत्रण नहीं दिया गया? और इस दौर में धर्म की राजनीति धर्म के टूरिज्म में कैसे बदल गई और अयोध्या जैसे जगह से सबसे ज्यादा टैक्स वसूली होने लगी, उसके पूरे आंकड़े निकलकर अब सामने आ रहे हैं और नए तरीके से अब हर कोई देख समझ रहा है कि धर्म की राजनीति धर्म के बिजनेस मॉडल में कैसे तब्दील हो गई। जहां जहां कॉरिडोर बना वहां वहां जमीनों की कीमतें बढ़ी, जहां जहां कॉरिडोर के बाद भक्तों का आगमन शुरू हुआ उनसे कहीं ज्यादा वसूली शुरू हो गई और परिस्थितियां इतनी ज्यादा व्यापक होती चली गई कि जब ट्रस्ट को भी टैक्स भरने का जिक्र हुआ तो पता चला कि उसने कितने हजार करोड़ रुपए टैक्स में दे डाले, यानी कमाई हद तक है। तो क्या यह बिल्कुल एक नया मॉडल है जिसके बाद सवाल हिंदुत्व का नहीं, सवाल हिंदू समाज का नहीं, हिंदू राष्ट्र का नहीं, या फिर संघ की उस सोच का भी नहीं? वह सोच तो कैसे कब धराशायी हो गई, उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर कैसे कहां पर पड़ेगा, उससे पहले हमें लगता है यूपी के भीतर के सच को भी समझ लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई हो या फिर उनकी पार्टी के विधायकों या सांसदों की संख्या बढ़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, विधानसभा के भीतर भी 2017 में जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के लड़ी थी और नरेंद्र मोदी का चेहरा था, उस वक्त 312 सीटें थी और जब योगी आदित्यनाथ का चेहरे के साथ 2022 में चुनाव लड़ा गया तो 312 से सीट खिसक कर 255 पर आ गई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 47 सीटों पर खड़ी थी 2017 में, वह 2022 में 111 सीट पर आ गई। इसका असर व्यापक तौर पर लोकसभा के चुनाव में भी पड़ा है और लोकसभा के चुनाव में भी देखिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो 62 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में वो 33 सीटों पर खिसक गए। वही समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर, 5 सीटों पर थी जो कि बढ़कर 37 सीट हो गई। यानी राजनीतिक समीकरण में अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लगने लगा है कि जो वोट बैंक अभी तक बीजेपी अपना मानती थी वो अगर जरा सा भी छिटक गया और उनके हक में आ गया तो फिर सत्ता उनके पास होगी, उनको गद्दी तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट और विधायकों की संख्या दोनों एक झटके में, जैसे ही ब्राह्मण वोट अगर शिफ्ट हो गया तो उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा क्योंकि वह शिफ्ट बीजेपी से होगा। और शायद यही वजह भी है कि शंकराचार्य के पक्ष में पहले दिन से अखिलेश यादव बोल रहे हैं और इस दौर में उन्होंने पीडीए को भुला दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि अब जाति समीकरणों के आश्रय उस राजनीति को साधा जाए जो कि सीमित जातियों तक उनकी पहुंच पकड़ को मजबूत करती हो। यहां तो बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक के खिसकने का जिक्र और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं के भीतर ही आपसी घमासान, वह भी मठ से निकले हुए मुख्यमंत्री और शंकराचार्य के बीच का है, तो फिर यूपी की सियासत तो डगमगाएगी। इसीलिए तो अखिलेश यादव
चिंता व्यक्त करते हैं शंकराचार्य को लेकर। और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोल दें? एक सच तो है, अगर यूपी की गांठ वाकई खुल गई तो क्या लखनऊ मॉडल, क्या दिल्ली मॉडल, क्या गुजरात मॉडल, क्या नागपुर मॉडल, सब कुछ एक झटके में धराशायी हो जाएगा। और जो बीजेपी उफान पर है, जो संघ अभी भी अपने आप को मानकर चलता है कि बौद्धिक ताकत उसके साथ जुड़ी हुई है, वो सब कुछ कैसे धराशायी होगा, एक क्षण के लिए उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। क्योंकि गुजरात मॉडल से निकलकर दिल्ली मॉडल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बनाया, वो मनमाफिक निर्णय पर टिका था। पार्टी और सत्ता की मलाई में हर कोई फंसता चला गया और संघ के स्वयंसेवक भी आगे बढ़ते थे तो उन्हें सरसंघचालक की नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री की जरूरत थी, बीजेपी के गृहमंत्री अमित शाह की जरूरत थी, या ताकतवर बीजेपी के नेताओं की जरूरत थी। क्योंकि इस मनमाफिक निर्णय के पीछे ध्यान दीजिए, जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री बनाया। वो मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो दिल्ली हो, एक वक्त गुजरात हो, एक वक्त कर्नाटक हो। कर्नाटक में भी याद कीजिए, बोम्मई को बना दिया गया था जो बीजेपी के थे ही नहीं। इस दौर में येदियुरप्पा गायब हो गए, वसुंधरा गायब हो गई, शिवराज सिंह चौहान गायब हो गए, रमन सिंह गायब हो गए, यानी सब कुछ अपनी पकड़ में, और पकड़ होते होते संगठन पर भी पकड़ अपनी बना ली गई। संघ के साथ जुड़े हुए संगठनों के भीतर भी नेतृत्व गायब हो गया। विश्व हिंदू परिषद तो गड़िया गायब हो गए, किसान संघ को संभालने वाले दरकिनार कर दिए गए, भारतीय मजदूर संघ में नेतृत्व बदल दिया गया, स्वदेशी जागरण मंच का तो राग ही एक झटके में बदल गया। यानी सरसंघचालक की भी नहीं चली, अपने ही संगठनों को संभालने को लेकर सिर्फ और सिर्फ सत्तामुखी होकर सबको रहना है, यह मैसेज दिया गया। और होते होते बात बीजेपी के अध्यक्ष तक आई तो अध्यक्ष भी दिल्ली की मर्जी से एक तरफा निर्णय से बना। धार्मिक स्थल जो थे वो एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गए। अयोध्या, बनारस, उज्जैन कॉरिडोर बना, उसकी भव्यता और रियल एस्टेट के भीतर चलती चले गई, और धर्म के नाम पर बिजनेस की अनूठी दास्तान गुजरात लॉबी के हिस्से में चली गई। और गुजरात लॉबी, वो चुनावी प्रचार का बजट हो या फिर धर्म यानी रिलीजियस टूरिज्म का जिक्र हो, तमाम जगहों पर देखिएगा तो सिर्फ पैसे की चली। और यह बात बढ़ते बढ़ते इस देश के किसी भी कैबिनेट मंत्री की कोई पहचान रही ही नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो या फिर हेल्थ मिनिस्टर हो, किसी के नहीं चली। यानी ये पूरा मॉडल क्या बदलने की जरूरत यूपी के चुनाव के बाद की परिस्थितियों में, यह परिवर्तन आप दिल्ली में देखेंगे। यूपी के भीतर का सच भी यह है कि 80-20 से योगी आदित्यनाथ ने खेल शुरू किया, उसके बाद निशाने पर ब्राह्मण आए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को खारिज करते हुए बुलडोजर की थ्योरी उन्होंने अपने साथ रख ली। दिल्ली वर्सेस लखनऊ हुआ तो हिंदुत्व की अपनी ही थ्योरी अपने तरीके से भगवा वस्त्र के आश्रय योगी आदित्यनाथ ने रखी। लेकिन जब शंकराचार्य टकराए तो एक झटके में सब कुछ चकनाचूर होते हुए दिखाई देने लगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जिस तरीके से सत्ता की कुंजी संभाली हुई है या उनके आश्रय सत्ता संभाली जा रही है, उसमें चोटी पकड़कर घसीटना, उसे भी मठ से निकला हुआ शख्स देखता रह गया और कहा कानून अपना काम करेगा। अब इस परिस्थिति में आरएसएस भी क्या करे, जिसका हर संगठन कुंद हो गया। स्वयंसेवक की ताकत बीजेपी में शामिल होना बन गया। बीजेपी के संगठन पर भी संघ का प्रभाव खत्म हो गया। संघ की सोच है क्या, विचारधारा क्या है, पहचान क्या है। सबसे ज्यादा बोलने वालों में सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी आप देख सकते हैं। वो दिल्ली में 3-3 दिनों तक 2 बार चलने वाला सेमिनार हो, देश भर में घूमकर बताना हो, हर वक्त उन्होंने कुछ इस तरीके से रखा जैसे संघ को समझना दुनिया के सबसे कठिन थ्योरी को हल कर देना है। कुछ इस तर्ज पे बार बार बताया गया, रखा गया। और ग्लैमर के क्षेत्र में भी अब बॉलीवुड के नायक नायिका कलाकार आकर सुनने लग जाएं, इसको बड़ी उपलब्धि में देखा जाने लगा।
लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, स्वयंसेवक खुश है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री निवास पर बॉलीवुड के कलाकारों की मौजूदगी, संघ के कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकारों की मौजूदगी, यह मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर एक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की ढह गई तो एक झटके में वो नागपुर मॉडल हो, दिल्ली मॉडल हो या लखनऊ मॉडल हो, सब कुछ धराशायी हो जाएगा। और शायद 11 मार्च को शंकराचार्य जो कह रहे हैं लखनऊ चलो, वो पहला बड़ा संदेश होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।